नमस्कार, मैं मंजू मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। हिंदी प्रगतिशील कथाकारों में जिन कहानीकारों का नाम बहुत आदर से लिया जाता है, उनमें एक नाम है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी सदैव मानवीय मूल्यों के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कभी भी विचारधारा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। प्रेमचंद परंपरा के लेखक भीष्म साहनी सदैव से मानवीय मूल्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत ही व्यावहारिक रहे हैं। आज की कहानी है चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी आज के मध्यम वर्गीय समाज पर करारा व्यंग है। आज का मध्यम वर्गीय समाज दिखावे में तो लगा रहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि रिश्तों को भी समझना चाहिए। वो रिश्तों की जगह स्वार्थपरता पर बल देता है। उसे लगता है माता पिता ने उसके लिए जो कुछ भी किया वो उनका फर्ज था, लेकिन उसे माता पिता के लिए जो करना है वो उसको बिल्कुल नहीं समझता। इसी स्वार्थपरता को दिखाया है भीष्म साहनी ने चीफ की दावत। भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत प्रस्तुत है। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज़, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी। साथ ही बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो इन्हें कह देंगे अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देते हैं कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें, और क्या। और अगर माँ सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए बोली, आज मुझे खाना नहीं खाना है। बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक इधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल
खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गईं। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, ये खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनूंगी माँ? जो हैं वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अध खुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछें, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, कौन सी साड़ी उनकी पत्नी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी, अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। ये माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ कम कुरूप नजर आ रही थी माँ। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वूड़ियां हों तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूं, निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते सो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकलें और कोई बात पूछें, ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर माँ घबरा उठती थी, और फिर यह तो अमरीकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाएं, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांग लटकाए वहीं बैठी रहीं। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रॉ में बह रहा था जिस रॉ में ग्लास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ घर पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसी बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रॉ में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही ना चला। आखिर सब लोग अपने अपने ग्लासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं
और क्षण भर में सारा नशा हिरन हो गया। बरामदे में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था, और मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाजें आ रही थीं। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे होने लगते। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव ना था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दीं। इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई उनसे कुछ कहते ही ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे, हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूं, कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कह उठे। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव के रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ। कोई पुराना गीत तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है? साहब ने इतनी रीत से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मान जाएंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो माँ, 2 पत्तर अनारा दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियां इस सुझाव पर तालियां पीटने लगीं। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए, हरियाणी बहनें, हरियां ते भागी भरियां हैं। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? श्यामनाथ खुशी से झूम रहे थे। बोले, बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकान की चीजें नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और महिलाएं फुलकारी बनाती हैं।
ये फुलकारी क्या है? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फट रहा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा कर दूंगा। माँ बना देंगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद आई, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब को बोले, यह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गईं, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गईं। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वे बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने का नाम ही ना लेते। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाजें आ रही थीं। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ाए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट गईं। क्या कहा माँ? ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं माँ, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और भी हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ माँ,
कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। तो ये कहानी है चीफ की दावत। आज के दौर में ये कहानी प्रासंगिक है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत आज के समय में भी प्रासंगिक है। हम इसमें देखते हैं नैतिक मूल्यों का होता हुआ पतन। कहानी का मुख्य पात्र श्यामनाथ अपनी उन्नति के लिए नैतिक मूल्यों की अवनति को तनिक भी गलत नहीं मानता। उसकी मां ने उसके लिए जीवन भर अपने गहने बेचे, उसके प्रति सारे कर्तव्य निर्वहन किए। वह अपनी मां को बोझ समझता है, जैसे वो घर के पुराने सामान को पर्दों के पीछे छिपाता है, पलंगों के नीचे छिपाता है, ऐसे ही अपनी बूढ़ी मां को वो कहीं छिपा देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अपनी बूढ़ी अनपढ़ मां को उसका पढ़ा लिखा अधिकारी देखे या उसे पता लगे कि ये श्यामनाथ की मां है। रिश्तों की समझ और रिश्तों के इस खोखलेपन को हम क्या कहेंगे? आज का युवा दिखावे पर ज्यादा है। इस कहानी में 3 पात्र हैं, श्यामनाथ, उसका अधिकारी और बूढ़ी मां। भौतिक प्रगति की चाह में अनेक बुराइयां आज हमारे समक्ष आने लगी हैं। हमें इन बुराइयों पर जीतना होगा, तभी हम अपने संस्कारों को बचा पाएंगे। चीफ की दावत कहानी में कथानक को अगर देखते हैं तो इसने संघर्ष को बहुत सलीके से पार किया है और पाठक को चीज सुभीते से समझ आती है। कहानी के अगर पात्रों की बात की जाए तो इसके पात्र हमें बहुत सुलझे हुए, चीज़ों को समेटे हुए हम तक प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिए हैं। तीनों पात्र अपनी अपनी जगह अपनी बातों को सहजता से प्रस्तुत कर पाए। सभी संवाद प्रभावी हैं और साथ ही पात्रों के अनुसार परिस्थिति के अनुकूल हैं। कहानी की भाषा शैली की अगर बात करते हैं, भाषा सरल है, सहज है, पात्रों के अनुकूल है, परिवेश से जुड़ी हुई है, इसलिए सीधे पाठक के मन को प्रभावित करती है। शैली की बात की जाए तो शैली चित्रात्मक है, साथ ही साथ अनेक स्थानों पर शैली नाटकीय हो गई है। अगर हम कहानी के उद्देश्य की बात करते हैं तो भीष्म साहनी ने ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से बता दी है कि व्यक्ति अवसरवादी हो, महत्वाकांक्षी हो, लेकिन ऐसे परिवार रिश्तों के खोखलेपन से जूझते हैं। आप जीवन में प्रगति करिए, लेकिन रिश्तों को सूली पर चढ़ाकर नहीं, रिश्तों की बलि देकर नहीं। आपके माता पिता के किए कर्मों को समझिए, उनका आदर कीजिए, सम्मान रखिए। रिश्तों की समझ अगर आप में है तो आप विकास के पथ पर जब अग्रसर होते हैं तो आप स्वयं भी संतुष्टि महसूस करते हैं, साथ ही विकास की गति में आप सहायक होते हैं, एक सच्चे मानव की तरह। यही उद्देश्य है कहानी चीफ की दावत का। कहानी का मुख्य पात्र श्यामनाथ एक बहुत स्वार्थी व्यक्तित्व लगता है। वो अपने स्वार्थ के लिए अपने रिश्तों की अहमियत को नहीं समझता, उसे सिर्फ अपनी प्रगति दिखाई देती है। वो एक क्रूर बेटा है, उसको माँ के प्रति दया नहीं है। वो देर तक चलने वाली पार्टी में माँ को सिर्फ जागते रहने को बोलता है, कुर्सी पर एक ही तरह से बैठे रहने को बोलता है। उसकी मानसिकता ऐसी है कि वो सिर्फ अपनी भलाई देखता है और गांव के लोगों को अनपढ़ समझता है, अपने आगे कुछ नहीं समझता। क्रोधी स्वभाव का है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता है। हाँ, लेकिन घर को व्यवस्थित रखने में, घर को सलीके से रखने में और दिखावा करने में अव्वल है। अगर माँ की बात की जाए तो माँ के चरित्र की विशेषताओं में माँ बहुत उदार है, बहुत दयालु है। माँ पर वो क्रोध करता है, लेकिन माँ उसके लिए, उसकी तरक्की के लिए सब कर गुजरने को तैयार है। उसके घर जब मांस बनता है, माँ भोजन नहीं करती, माँ भूखी रह जाती है। उसका बॉस आ रहा है, उसका चीफ आ रहा है, तो उसके लिए माँ पूरी तरह से उसके आदेशानुसार हर कार्य को करना अपना फर्ज समझती है। माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए अपने जेवर बेच दिए, लेकिन माँ यही चाहती है उसका बेटा फले फूले और बहुत विकास की ओर आगे बढ़े। अगर हम अफसर की बात करें, अफसर अमरीकी है, लेकिन वो भारतीय मूल्यों को समझता है। जब वो बूढ़ी माँ को देखता है, वो स्वयं हाथ जोड़ के नमस्ते करता है। वो भारतीय गांवों की हस्तकला के लिए, भारतीय गांवों की परंपराओं के लिए श्रद्धा रखता है, उनको पसंद करता है और साथ ही साथ बूढ़ी माँ के लिए आदर का भाव रखता है।